नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू गैस में। हम गुप्त साम्राज्य देख रहे हैं। तो गुप्त में आज पढ़ेंगे हम गुप्तों की जो कला है और साहित्य है। तो इन्हीं से संबंधित आज का जो वीडियो रहेगा। देखिए, गुप्त काल जो है अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए जाना जाता है। स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने कला और साहित्य के लिए गुप्त काल प्रसिद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में जो इतिहास है, इतिहास में गुप्तों का काल, जो गुप्त काल है, इसे स्वर्ण काल बोलते हैं। क्यों स्वर्ण काल बोला जाता है? तो बोलेंगे इसके कला और साहित्य के कारण। तो इसके लिटरेचर है और साथ साथ में आर्ट भी है। अब इसमें हमको पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है पूरा समर्पित है तो गुप्तों की कला और साहित्य, इसी को देखना। अर्थात ये दो सेक्शन को देखना है हमको कि इनका कला में क्या योगदान है, साहित्य में क्या योगदान है। जो आर्ट्स और कल्चर का टॉपिक है, इसका अहम हिस्सा है गुप्तों का। सबसे अहम चीज है जिसमें आपको ये पढ़ना है, दोनों सेक्शन, कला और साहित्य। तो साहित्य का तो पहले से बहुत ज्यादा ज्ञान है हमको। अब थोड़ा कला भी देख लेते हैं। कला के कुछ भाग होते हैं, रूप होते हैं, जिन्हें आपको दिखाना होता है। क्या क्या कला के पोर्शन होते हैं। कभी भी अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो ये लिस्ट कला का पोर्शन थोड़ा सा आप डिजाइन करके बना सकते हैं। अपने मन से भी कुछ ना कुछ नंबर आप जरूर गेन कर सकते हैं। जैसे कला में क्या दिखाना है आपको, मंदिर, अगर मंदिर है तो। इसके बाद दिखाना है आपको गुहा विहार है, स्तूप। इसके साथ आपको दिखाना होता है चित्रकला और मूर्ति कला। ये सारे सेक्शन आपको मिलेंगे किसी भी साम्राज्य के काल में। जो आर्ट्स और कल्चर का टॉपिक रहता है, जब भी पूछेगा एग्जाम में, मेंस वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इसमें आपको ये सेक्शन दिखाना होगा। मंदिर है, गुहा विहार है, स्तूप है, चित्रकला, मूर्ति कला। अब इसके अलावा साहित्य का पोर्शन दिखाना होगा, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इसी में से एक एक को लेकर डिस्क्राइब करता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले देखिए मंदिर। मंदिर का निर्माण गुप्तों के समय हुआ है। सब प्रथम मंदिर निर्माण का विकास, जन्म कब हुआ? तो बोलेंगे गुप्तों की देन है मंदिर निर्माण का कला। जो आपके सामने मंदिर दिखाई देते हैं शिखर युक्त उत्तर भारत में, ये विकास कब हुआ है? तो बोलेंगे गुप्तों के समय में। ठीक है, तो गुप्तों से पहले मंदिर जो एक कला का भाग है, स्थापत्य कला, वो आपको नहीं दिखाई देगा। चाहे मगध साम्राज्य हो या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित काल हो या इसके बाद मौर्य साम्राज्य का काल हो, सातवाहन काल, जितने भी प्राचीन भारतीय काल है उसमें मंदिर आपको नहीं दिखाई देंगे। मंदिरों का एक्चुअली विकास जो वास्तविक रूप से जन्म हुआ है वो गुप्तों के समय हुआ है। मंदिर निर्माण की गुप्तों के समय दो शैली थी, जिनको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, मंदिर जो है एक्चुअली में दो तरीके से बनते थे। गुप्त समय में मंदिर निर्माण की दो शैली थी। इन दोनों शैली को थोड़ा सा समझना होगा आपको, किस तरीके से मंदिर निर्माण की शैली थी। एक पोर्शन में करिए आप मंदिर निर्माण की नागर शैली। क्या बोलेंगे? मंदिर निर्माण की नागर शैली। दूसरे साइड में बोलना है आपको द्रविड़ शैली। जो मंदिर निर्माण है इसकी दो शैली थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली। जो नागर शैली थी उत्तर भारत में थी। जो भी उत्तर भारत के मंदिर दिखाई देते हैं वह नागर शैली में थी। कब विकास हुआ है? बोलेंगे गुप्तों के समय दोनों शैली का विकास हुआ। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए, जो उत्तर भारत में नागर शैली, इसकी क्या विशेषता है? सबसे प्रमुख विशेषता है, ऐसे शिखर दिखाई देता है। शिखर अर्थात मंदिर का आकार कैसे भी हो, उसके ऊपर एक शिखर के रूप में दिखाई देता है। वक्राकार आकृति, इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ, तो शिखर युक्त विशेषता थी।
और यहाँ पे क्या दिखाई देता है, तो दो भाग दिखाई देता है, एक भाग है गोपुरम और दूसरा भाग है मंजिल। तो गोपुरम है और दूसरा भाग है मंजिल अर्थात विमान। गोपुरम ये प्रवेश द्वार है। दक्षिण भारत में जो मंदिर दिखाई देते हैं, गोपुरम क्या है, प्रवेश द्वार, मंदिर में जाने का जो रास्ता है। जो मंडप दिखाई देते हैं दक्षिण भारत में, मंदिर कोई भी देख लीजिए आप, राजराजेश्वर मंदिर हो या फिर महाबलीपुरम का मंदिर हो, कांचीपुरम मंदिर हो, जितने भी कांचीपुरम में मंदिर हैं, या पद्मा स्वामी मंदिर हो केरल में भी, तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं दक्षिण भारत में। एक भाग तो प्रवेश द्वार है, गोपुरम है, बड़ा सा मंडप जो दिखाई देता है आगे में। दूसरा है मंजिल, विमान, अर्थात विमान क्या है, इस तरीके से नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। ये मंजिल के आकार के आपको दिखाई देते हैं, एक के बाद एक। तो ये क्या है, तल है जो विमान को दिखाया जाता है। दूर से ही मंदिर पता चल जाते थे। और उत्तर भारत में जो मंदिर बनते थे शिखर युक्त होते थे। एक बार फिर से देख लीजिए आकृति कैसी होती थी मंदिर की नागर शैली में, तो बोलेंगे वृत्ताकार, वृत्त के आकार का। फिर बोलेंगे वर्गाकार, वर्ग कैसे, वर्गाकार मंदिर, वृत्ताकार मंदिर। फिर बोलिए आयताकार मंदिर, ये आयताकार मंदिर हो गया। फिर वक्र के आकार का मंदिर, तो वक्राकार मंदिर, वक्र इस तरीके से या इस तरीके से। चपटी छत वाली, तो चपटी फ्लैट छत। जो ऐसे भी मंदिर बने, क्या बोलना है, वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो, आयताकार हो, जिस तरीके के भी मंदिर थे, ये सारे मंदिर पे शिखर होता था, शिखर युक्त होते थे। शिखर बनते कहाँ थे, तो बोलेंगे जहाँ पे मंदिर का जो मुख्य प्रतिष्ठान होता था, जहाँ पे मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया जाता था, गर्भगृह। गर्भगृह क्या है, जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है। पता चल जाता था कि मूर्ति स्थापित की जा रही है, उसी के ऊपर शिखर युक्त चीज बनता था, ये आकृति। तो ये था नागर शैली। द्रविड़ शैली में क्या बताया मैं आपको, गोपुरम की प्रवेश द्वार है और दूसरा क्या मिलेगा आपको, तो विमान मिलेंगे अर्थात तल के ऊपर बने हुए। तो प्रवेश द्वार इसके आगे कर लेंगे, जैसे मंदिर में जाने का ये हो गया गोपुरम। और दूसरा आप जब मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे तो देखेंगे विमान के रूप में बना हुआ बहुत ऊंचा शिखर है, लेकिन तल बाई तल दिखाई देता है आपको प्रवेश द्वार के पास, तो यही आपको मिलेगा विमान। तो इस तरीके से दोनों शैली अलग हुए और इन दोनों को मिला के एक नई शैली बाद में मध्य भारत काल में बनी। जब ये दोनों शैली मिलते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, तो एक नई शैली का जन्म होता है, बेसर शैली। नागर शैली तो उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली इन दोनों के बीच में अर्थात मध्य भारत में है। जो मध्यकालीन मंदिर बने बाद में बेसर शैली के निर्माण के जरिए बने हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रखना होगा आपको कि होते क्या है नागर और द्रविड़ शैली। अब देखिए कुछ मंदिर है जिसको आपको याद करना है, कौन कौन से मंदिर थे। मंदिरों में भव्य भव्य मंदिर बने थे, इसमें से नाम याद करना होगा आपको। सबसे पहले याद करिए आप मंदिर में कौन कौन से मंदिर बने हैं, किन किन देवी देवताओं का मंदिर बना है। तो करिए विष्णु मंदिर, इसके बाद आप करिए शिव मंदिर, फिर पुनः करते चलिए पार्वती मंदिर, और इस साइड और भी विष्णु के मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। देखिए विष्णु मंदिर, इसमें बोलना है आपको तिंगवा, तिंगवा का विष्णु मंदिर। तो तिंगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तिंगवा बोलेंगे जबलपुर में है।
जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश। तिंगवा का विष्णु मंदिर, एग्जाम में सीधा देगा तिंगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, मैच करने के लिए देगा, मैच में मारेंगे आप जबलपुर। और कहाँ पे है? एमपी। इधर शिव मंदिर देता है भुमरा, भुमरा का शिव मंदिर, ये कहाँ पे है भुमरा? तो बोलेंगे एमपी में है। और कहाँ पे एमपी में? नागौर जिला। तो भुमरा का शिव मंदिर। पार्वती का कहाँ पे मंदिर है पार्वती जी का? तो बोलेंगे नैना कुठार, नैना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए दशावतार मंदिर है, एक्चुअली में क्या है? लक्ष्मण मंदिर है, दशावतार मंदिर। और कहाँ पे दशावतार? तो बोलेंगे ललितपुर, ललितपुर कहाँ? यूपी। और एक और मंदिर बच रहा है, इसमें लिखेंगे भीतरगांव, कानपुर, यूपी। यहाँ पे ये एग्जाम में क्या करता है? ओनली देगा भीतरगांव, फिर देगा दशावतार, नैना कुठार, भुमरा या तिंगवा, इस तरीके से मिलान करना रहता है किसकी क्या है, कहाँ पे है ये। हमको पता है कि जो गुप्त हैं, गुप्तों का शासन कहाँ पे था? मोस्टली जो गुप्त शासन करते थे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये इनका सेंटर था गुप्तों का। अधिकतर मंदिर कहाँ पे मिलेंगे आपको? यूपी या एमपी में मिलेंगे आपको, क्योंकि बिहार में फिर धीरे धीरे इनका जो था, जो अट्रैक्शन था, आकर्षण वो कम हो गया और उसकी जगह पूरा का पूरा सेंटर क्या था? मध्य प्रदेश का उज्जैन ले लिया अपना सारा इन्होंने राजपाट, बाद में उज्जैन के द्वारा ही संचालित किया। उज्जैन जो था उत्तर भारत और मध्य भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। फलस्वरूप अधिकतर इनकी गतिविधि उज्जैन से ही संचालित हो रही थी। तो अधिकतर मंदिर आपको मध्य प्रदेश में दिखेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में दिखेंगे। और ये है आपके मंदिर हैं। भीतरगांव मंदिर सर्वप्रथम ईंटों से निर्मित मंदिर है, ईंटों से बना है। तो ये हो गया आपका मंदिर, इसको नोट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट में हम देखते हैं गुहा विहार। कौन कौन से गुफा का निर्माण हुआ था? देखिए गुफा का निर्माण तो मौर्य काल से ही चल रहा था। जो अशोक थे उनके पोते दशरथ, इन्होंने लगातार क्या किया थे? कई सारे गुफाओं का निर्माण कराया था, आजीवक पंथों के लिए तो बौद्ध सन्यासियों के लिए बिहार में। लेकिन जो बाद में गुहा विहार था इसका निर्माण कंटिन्यू रहा और अलग अलग साम्राज्यों के समय जो था गुहा विहार और अधिक अलंकृत हुए, भव्य गुहा विहार बने। तो मंदिर के बाद आपको लिखना है गुहा विहार, गुहा विहार, ये मंदिर। कौन कौन से गुहा विहार हैं जो गुप्तों के समय बने हैं? लिखेंगे अजंता व एल्लोरा, फिर लिखिए बाघ, फिर उदयगिरी, बदामी। ऐसे करके अलग अलग गुहा विहार का निर्माण की नींव गुप्तों के समय ही स्थापित हो गई थी, आ चुकी थी। अजंता एल्लोरा ये बेहतरीन गुफाओं के लिए जाना जाता है। जाएंगे तो इसमें गुहा तो मिलेगा, साथ साथ में आपको क्या मिलेगा? तो स्तंभ मिलेंगे। गुहा को संभालने के लिए भव्य स्तंभ दिखाई देंगे, अच्छे से अलंकृत है। ये अजंता एल्लोरा कहाँ मिलेंगे आपको? महाराष्ट्र में। ये दोनों कहाँ पे हैं? अजंता एल्लोरा महाराष्ट्र में। बाघ कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश। उदयगिरी कहाँ है? उड़ीसा। उदयगिरी की गुफा उड़ीसा में मिलेगी आपको। और इधर बदामी मिलेगा आपको, तो कर्नाटक में बदामी। तो ये हैं आपके गुहा विहार। इसके बाद हमको देखना है कि स्तूप, क्या स्तूप थे? इसी में आगे लिखिएगा स्तूप। गुप्तों के समय भी बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण हुआ। तो कौन कौन से प्रमुख स्तूप हैं? तो देख लीजिए, इसमें भी बोलेंगे आप
सारनाथ स्तूप। स्तूप क्या होता था? जो बौद्ध भिक्षु थे, बहुत संत हुआ करते थे, विद्वान होते थे, जो उनके अवशेष थे, उनके अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए उस पे एक सुंदर आकृति बनाई जाती थी, स्ट्रक्चर बनाए जाते थे गुंबद नुमा ऐसे करके, और इस पे कुछ एक धार्मिक प्रतीक लगा दिया जाता था। तो ये जो गुंबद नुमा है, एक प्रवेश द्वार भी होता था, यही कहलाता है स्तूप। तो मौर्य काल में भी राजा अशोक जो थे 84,000 स्तूपों का निर्माण कराए थे। काफ़ी सारे स्तूप तो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक थे। तो गुप्तों ने भी जारी रखा स्तूप निर्माण की कला को। सारनाथ का स्तूप बनाया, फिर बोलेंगे रत्नगिरी का स्तूप। रत्नगिरी स्तूप कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। फिर मीरपुर खान स्तूप, मीरपुर खान, मीरपुर खान स्तूप कहाँ पे है? तो ये बोलेंगे सिंध में है, पाकिस्तान में है। तो मीरपुर खान पाकिस्तान में है, सिंध में है, लेकिन इसको ध्वस्त कर दिया गया, समाप्त हो गए हैं। हालांकि ये दोनों अभी भी स्तूप जो है अस्तित्व में मिल जाएंगे आपको। सारनाथ कहाँ पे है? तो बोलेंगे बनारस के पास है, उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्तूप है। ये हैं आपके स्तूप। इसके बाद गुहा विहार हो गए। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं आपके मूर्ति कला। देखिए मूर्ति कला क्या है, फिर से टॉपिक आता है मूर्ति कला। किन किन चीजों की मूर्ति बनती थी? मूर्ति का जब भी काल में लिखेंगे, सॉरी कला में लिखेंगे, आप लिखेंगे मूर्ति का सुंदर अलंकरण होता था, भाव भंगिता पे विशेष ध्यान दिए जाते थे, शारीरिक संरचना की अभिव्यक्ति बखूबी उखेरी जाती थी, हुबहू दिखाई देते थे। तो अलग अलग मूर्ति बनते थे, धार्मिक प्रवृत्ति की हो, गैर धार्मिक प्रवृत्ति की हो। और मूर्ति के लिए क्या था? पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो पत्थर की मूर्ति, धातुओं की मूर्ति, या फिर मिट्टी की मूर्ति। तो तीन अलग अलग पोर्शन दिखाना रहता है मूर्ति में। यहाँ करिए पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति कला या पत्थर की मूर्ति कर लीजिए। फिर लिखिए धातु की मूर्ति और टेराकोटा की मूर्ति। क्या लिखना है आपको? धार्मिक प्रवृत्ति और गैर धार्मिक प्रवृत्ति दोनों तरीके की मूर्ति प्राप्त होती है। जो पत्थर की मूर्ति थी, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति, महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो इस साइड में क्या बोलेंगे? जो ब्राह्मण धर्म है उससे संबंधित मूर्ति, ब्राह्मण धर्म की जो मूर्ति, अर्थात सभी देवी देवताओं की मूर्ति मिलेंगे ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म की मूर्ति। धातुओं की मूर्ति में दो विशेष हैं, दोनों बिहार में हैं। इसमें नालंदा और दूसरा है सुल्तानगंज। धातु में क्या? धातुओं में जैसे ये लोग धातुओं के ढाल कर किसी सांचे में सिरे का प्रयोग किया जाता था। पहले धातु जो थे, धातु को गलाया जाता था, फिर एक सांचे में डाला जाता था और उस सांचे के जरिए मूर्ति बनाई जाती थी। तो धातुओं का ऐसा नहीं है कि सीधा धातु से बना दे, लोहे से बना दे, तांबा, मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल करके मूर्ति बनाई जाती थी। आज भी जो आपको मूर्ति मिलती है वो मिश्रित धातुओं से बनी होती थी। विशेष रूप से कांसे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति फेमस थी। तो इसी में दो मूर्ति आपको मिलती है धातुओं की मूर्ति में, दोनों बिहार में, नालंदा और सुल्तानगंज। नालंदा से बौद्ध महात्मा बुद्ध है, उनकी कांस्य प्रतिभा मिली है। तो बुद्ध मूर्ति 18 फीट की। तो बौद्ध धर्म की जो मूर्ति थी, अर्थात महात्मा बुद्ध की मूर्ति नालंदा से मिली है, बोलेंगे गुप्त काल में मिली है, सुंदर मूर्ति है। दूसरा सुल्तानगंज से है, 6.5 फीट की मूर्ति, ये भी बुद्ध की है। ठीक है। मूर्ति कैसे बनेंगे? तो बोलना है धातु को गला के, धातु को गला के। धातु गलाया कैसे जाता था? बोलेंगे सिरा था, सिरे की प्रक्रिया से गलाया जाता था।
अर्थात गला के धातुओं को मूर्ति बनाया जाता था। टेराकोटा की मूर्ति में क्या थी, तो जो मृदा था, मृदा को पका के मूर्ति बनाए जाते थे। दोनों तरीके की मूर्ति मिलेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति, गैर धार्मिक प्रवृत्ति की मूर्ति। टेराकोटा में किस तरीके का टेराकोटा था, मृदा क्या थी, गुप्तों की मृदा लिखेंगे लाल मृदा का प्रयोग करते थे, क्योंकि मध्य भारत में अधिकतर लाल मृदा मिलते हैं, तो लाल मृदा को पकाकर मूर्ति बनती थी। अब धार्मिक प्रवृत्ति में कर लेंगे कि कुबेर, नाग, यम, फिर है यक्षिणियों की मूर्ति, सूर्य की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, शिव की मूर्ति, ऐसे दिखाएंगे आप धार्मिक प्रवृत्ति की मूर्ति। गैर धार्मिक में दिखाएंगे आप तो मानव की मूर्ति, महिला हो, पुरुष हो, कुछ खिलौने हो, हाथी हो, घोड़े हो। मतलब गैर धार्मिक प्रवृत्ति में आपको क्या दिखाना रहता है, मूर्तियां पूछता है गैर धार्मिक में। तो गैर धार्मिक में आता है जैसे जंतुओं की मूर्ति। जंतु में क्या, हाथी, घोड़ा, इस तरीके के जंतु को दिखाना है। फिर एक साइड मनुष्यों में दोनों दिखाना है, पुरुष और महिला, तो पुरुष दिखाइए, महिला दिखाइए। ये हर जगह जब भी टेराकोटा की बात आएगी किसी भी काल में, टेराकोटा में दोनों दिखाना है आपको, धार्मिक गैर धार्मिक में। तो मौर्य काल में भी मिला था टेराकोटा की दोनों तरीके की प्रवृत्ति है। तो ये आपके हो गए मूर्ति कला। और बात कर लेते हैं थोड़ा चित्रकला के बारे में। गुप्तों की चित्रकला विशेष रूप से विख्यात थी, वो अपने चित्रकला के लिए फेमस थे। उनकी चित्रकला अन्यों की चित्रकला से भिन्न थी, और चित्रकला का एक नया शैली का विकास हुआ था, वह था मध्य शैली। क्या बोलेंगे, चित्रकला की मध्य शैली का विकास हुआ था। चित्रकला जितने भी गुहा विहार थे, जैसे अजंता, एल्लोरा, बाघ, बादामी, इस सारे गुहा विहार में जाएंगे आप जब भी विजिट करेंगे तो सुंदर इनका चित्रांकन है। यहाँ पे सुंदर चित्र मिलेंगे आपको। खंभों पे भी साथ साथ में जो दीवार है दोनों पे मिलेंगे, तो दीवार हो या स्तंभ हो, दोनों पे सुंदर चित्र आपको मिलेंगे। चित्रकला की क्या विशेषता थी, बोलेंगे इनकी चित्रकला, गुप्तों के समय जो चित्रकला थी वो भित्ति चित्र नहीं थी। क्या बोलना है, भित्ति चित्र नहीं थे। भित्ति चित्र कब बनते थे, भित्ति चित्र बनते हैं जब भी प्लास्टर जो रहता है, प्लास्टर गीले होने में बनते थे। देखिए प्लास्टर क्या है, तो जिससे ईंटों को जोड़ा जाता था या चित्रकला बनाया जाता था। अगर प्लास्टर गीला हो, प्लास्टर गीला, उस पर जो चित्र बनेंगे वो उससे बोलेंगे आप भित्ति चित्र, नाम है भित्ति चित्र। लेकिन गुप्तों के समय प्लास्टर जो थे सूखे होने पे बनाए जाते थे, तो प्लास्टर जब सूख जाता था, अच्छे से मजबूत हो जाते थे, टाइट हो जाते थे, तब बनता था चित्र। तो भित्ति चित्र नहीं थे, ठीक है। और जो चित्र शैली थी, बोलेंगे चित्रकला की शैली या चित्र शैली, ये मध्य शैली थी, मध्य देश शैली। तो मध्य देश शैली का विकास हुआ था चित्रकला में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है मध्य देश शैली क्या है, बोलेंगे गुप्तों के समय चित्रकला का जो विकास हुआ था या जिस शैली का विकास हुआ था मध्य शैली था, और भित्ति चित्र नहीं थे। बाकी सभी साम्राज्य में आप पढ़ेंगे भित्ति चित्र, लेकिन गुप्तों में भित्ति चित्र नहीं पढ़ेंगे आप, प्लास्टर सूखने के बाद बनते थे। तो ये आपके चित्रकला। तो ओवरऑल सेक्शन इसमें हो गया कला में। अब दूसरा पोर्शन हमारे पास है साहित्य। तो साहित्य में देखिए, साहित्य का तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, एक से एक बड़े विद्वान थे, राइटर थे, व्याकरण शास्त्री थे, गुप्त काल में रहते थे। तो साहित्य में जो पहले वाला वीडियो गुप्तों का देखेंगे तो उसमें आपको कालिदास से लेके कामधन तक सारे का एक किताब का लिस्ट मिल जाएगा। फिलहाल जो साहित्य है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से साहित्य का विकास हुआ था।
लिटरेचर साहित्य बोलेंगे गुप्त काल में जो साहित्य था, इसमें लिखेंगे आप पुराण हो, स्मृति, रामायण, महाभारत, फिर इसके साथ साथ लिखिए आप कि गैर धार्मिक किताबें, फिर लिखिए और आगे इधर सेक्शन में देखिए तो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, और व्याकरण। देखिए सारे किताब जो भी है संस्कृत में लिखे गए थे। सबसे पहले जो साहित्य था, इसको आपको नोट करना है, गुप्तों की भाषा, दरबार की भाषा, ऊंच वर्ग की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत का अत्यधिक विकास हुआ। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं बड़े बड़े गुप्त काल में, वो संस्कृत में लिखे गए हैं। जो पुराणों का अंतिम संकलन हुआ, बोला जाता है गुप्त काल में संकलन हुआ। तो स्मृति दिखे, पुराण, रामायण, महाभारत, जो आपको भी वर्तमान रूप में दिखाई दे रहे हैं, आधुनिक रूप में, सारे के सारे क्या बोलेंगे? आधुनिक रूप में। ये कब की देन है? बोलेंगे गुप्तों की देन है। तो गुप्तों के समय ही रामायण महाभारत का अंतिम संकलन हुआ। धीरे धीरे लिखा रहे थे पुराण और स्मृति और रामायण महाभारत का, एक लंबे समय पीरियड काल में इनको लिखा गया और अंतिम रूप से संकलन कर लिया गया तो गुप्त काल में। और पूरी के पूरे ग्रंथ क्या है? संस्कृत में हो। तो ये सब भी जानते होंगे। इसमें देखिए बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, और दूसरे साइड में जैन साहित्य। तो एक साइड बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य है। जो बौद्ध साहित्य था गुप्त काल में पाली की जगह पाली भाषा में पहले से लिखा थे, तो पाली भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा था। किस भाषा में लिखे गए? बोलेंगे संस्कृत में। अब जो भी बौद्ध विद्वान थे वो संस्कृत में लिखते थे। अब इसमें दो बौद्ध विद्वान का नाम डालना होता है आपको, आर अशांग, आर देव। तो आर अशांग है, ग लिखिएगा, आर अशांग, आर अशांग, आर देव। इसके बाद है वसुबंधु। जितने भी राइटर हुए उस समय बौद्ध साहित्य से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत बड़े राइटर हुए थे तीनों, आर अशांग, आर देव, वसुबंधु। ये सभी बौद्ध साहित्य में, संस्कृत में बौद्ध साहित्य लिखते थे। देखिए राइटर का नाम भले याद ना हो आपको, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि संस्कृत का प्रयोग हो रहा था बौद्ध साहित्य की रचना में, न कि पाली का प्रयोग हो रहा था। पाली समाप्त हो चुके थे और संस्कृत का अहम योगदान था लिखने में, तो संस्कृत में लिखे जा रहे थे। अगर नाम याद हो जाए तो और अच्छा है कि आर अशांग, आर देव और वसुबंधु। इस साइड जैन साहित्य जो था पहले प्राकृतिक भाषा में लिखा जा रहा था। पहले के जैन साहित्य किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा में थे। अब प्राकृतिक भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा था। अब किस भाषा का प्रयोग हो रहा था? तो बोलेंगे प्राकृतिक की जगह संस्कृत का प्रयोग हो रहा था। और जैन साहित्य में इस समय जो सबसे मेन थे बोलेंगे बीमल। बीमल ने क्या लिखा है? जैन का रामायण। जैन धर्म का रामायण किसने लिखा है? बोलेंगे बीमल ने जैन धर्म का रामायण लिखा है। बहुत बड़े विद्वान थे बीमल, और लिखते किस में थे? तो बोलेंगे संस्कृत में लिखते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। गैर धार्मिक पुस्तक में तो मैं आपको क्या बताया, पहले से थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा। आपको कामदंक मिलेंगे, विशाख दत्त, इसके बाद मिलेंगे आपको कालिदास, धन्वंतरी जैसे बहुत सारे जो मेन राइटर थे वो पहले मैं बता चुका हूँ। उसे सारे में लिखेंगे आप। गैर धार्मिक पुस्तकों के वो राइटर थे। कामदंक का नीति सारो, तो कालिदास का मालवी अग्निमित्र है, रघुवंशम, मेघदूतम जैसे किताब के राइटर थे। सबसे प्रमुख थे कालिदास। तो गैर धार्मिक पुस्तकों में वो लिख लेंगे। बौद्ध साहित्य का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर देंगे और जैन साहित्य का थोड़ा सा करेंगे। व्याकरण में दो प्रमुख व्याकरण शास्त्री हैं, उसको एक बार देख लीजिए। व्याकरण शास्त्री में किसे डालेंगे?
व्याकरण तो पहले से ही लिखा जाता, पातंजलि हो तो पाणिनि हो, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पातंजलि का महाभाष्य है। जो भी संस्कृत के व्याकरण लिखे जाते हैं पहले से एक आधारभूत नींव डाल दिए गए थे। अब जो था गुप्त काल में दो महान व्याकरण शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह, इन्होंने लिखा है अमरकोश। अमरकोश, अमर सिंह का है अमरकोश, संस्कृत का व्याकरण है। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? व्याकरण। तो अमर सिंह का अमरकोश है। एक है चंद्रगोमनी, तो चंद्रगोमिन, चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण। अगर पूछता है चंद्र व्याकरण क्या है तो बोलेंगे चंद्र व्याकरण है, एक समझे, चंद्रगोमिन का है। और कब लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। दोनों ही संस्कृत के व्याकरण थे। बाकी जो है साहित्य में कुछ विशेष नहीं है। तो ये है आपका साहित्य। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं गुप्तों का विज्ञान, साइंस। इसी में, यह साइंस का मैं अलग से टॉपिक दे दूंगा क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल जो अन्य कालों से अलग है वह है आपका विज्ञान, साइंस। एक से एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो थे गुप्त काल में थे, महान मैथमेटिशियन थे। इसका मैं अलग से छोटा सा वीडियो बना के आपको दूंगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। या एटलीस्ट आपको उन महान गणितज्ञ वैज्ञानिकों का नाम याद रहना चाहिए जिनका अहम योगदान है विश्व के विज्ञान को बढ़ावा देने में। तो साइंस का अलग से टॉपिक मिलेगा गुप्तों के समय। बस ये है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे टू डू ऐसे में। बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए।